नमस्कार, आप देख रहे हैं दिललनटॉप.com और ये हमारी खास पेशकश रखवाले। हमारे दोस्त संदीप पुनिथन इस बार भी हमारे गेस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप आपका। धन्यवाद निखिल। संदीप, आपने भी और हमारे दर्शकों ने भी देखा कि गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के मेडल्स भी पूरी मतलब इशू नहीं हुए थे। उसकी आधिकारिक घोषणा में एक दिन बाकी था, तब ये खबर आती है कि 20 जनवरी के दिन सिक्किम में नाकुला इलाके में भारत और चीन की सेना के बीच फिर एक बार झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ के जवान जख्मी हुए हैं। ये हमारी इस बार लीड स्टोरी होने वाली है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है। जितनी चीजें जनरली हम जानते हैं मीडिया के थ्रू, उससे इतर के आपके पास कोई जानकारी इस झड़प के बारे में शेयर करने को लेके है? 20 तारीख को क्या हुआ था वहां पे और ये कब की बात है? निखिल, वो जो इंसिडेंट हुआ, हमें एक्चुअली डिटेल्स नहीं मिले अब तक पूरी तरह से। जहां तक कि हमें पता है, एक चाइनीज इंट्रूजन करने की प्लान कर रहे थे और उस बीच में इंडियन ट्रूप्स के साथ एक मुठभेड़ हुआ, एक झड़प हुई और जिसमें उनको मार भगा दिया गया इसमें। तो एक्चुअली ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले मई को भी इसी जगह पे, ठीक इसी जगह नकुला पे ही एक बिल्कुल इसी तरह की एक इंसिडेंट हुआ था। 9 मई बिल्कुल। और इसके काफी सारे वीडियोस भी निकल आए जी। तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे चाइना का कोई इंटरेस्ट है इस एरिया में और इसीलिए हमें इस पे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या है, क्या उनके प्लान्स हैं। जैसे हम पिछली बार ही बात कर रहे थे रखवाले में कि कैसे वो प्रेशर हटाने की सोच रहे हैं, दूसरी एरियाज में ऐसे इंसिडेंट्स खोल रहे हैं, एक एंगेजमेंट एरियाज बना रहे हैं। और मैं एक्चुअली ये नकुला से थोड़ा जूम आउट करके इसके बारे में जरा बात करना चाहता हूँ कि जैसे पूरी बाउंड्री जो है इंडिया और चाइना के बीच, वो है 3484 किलोमीटर, जो विवादित बाउंड्री है। इसके 3 सेक्शंस हैं। वेस्टर्न सेक्टर है, एक मिडिल सेक्शन है और एक ईस्टर्न सेक्शन है। और ये एक यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट्स के बीच है, मतलब हमारी तरफ जो है और उनके तरफ जो है तिब्बत एरिया पे है। लेकिन एक जगह जहाँ पे ये सारी जो एरिया है विवादित है, लेकिन एक जगह जहाँ पे एक सेटलमेंट, एक तरह से एक सेटलमेंट हो चुका है, वो है सिक्किम, जो 220 किलोमीटर की जो एक बाउंड्री है। 2003 से हम और चाइना के बीच में एक तरह से एक एग्रीमेंट हुआ है वहां पे, जिसके बाद हमने वहां से ट्रेडिंग पोस्ट भी शुरू कर दिया नथुला पे 2006 में। तो ये एकमात्र जगह था ये पूरे बाउंड्री पे जहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। अब आप देख लीजिए, पिछले साल हुआ ये इंसिडेंट और इससे पहले भी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या चाइना इस एरिया को जिसको उसने रिकॉग्नाइज किया है, वहां पर भी वो इंट्रूजन्स करवा रहे हैं या रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं? इसका क्या मतलब हुआ? तो जाहिर सी बात है कि अब वो पुरानी जो एग्रीमेंट्स पे वो रिनेज कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं इन एग्रीमेंट्स पे। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि लगभग एक सेटल एरिया पे भी अगर आप इंट्रूजन कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ वो 2003 की एग्रीमेंट। तो उसका यही एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मैं मानता हूँ। और मैं कुछ विशेषज्ञों से बात कर रहा था इस एरिया में को लेके, नकुला एरिया को लेके। वो एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है हमारे तरफ से अगर आप देखोगे, क्योंकि वो तिब्बतन प्लेटो जो है वहां पे जेट आउट करती है उस एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न सिक्किम की जो एक एरिया है, और जहां पे हम आर्मर डिप्लॉय कर सकते हैं, जो टैंक्स यूज कर सकते हैं एक ऑफेंसिव थ्रस्ट के लिए। तो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि उनका वहां आना इसी बात को जाहिर करती है कि वो किसी तरह से इस एरिया को ब्लॉक करना चाहते हैं, हमारे डिप्लॉयमेंट्स को वो हैरेस करना चाहते हैं, इनको एक तरह से एक मतलब पूरी एरिया पे टेंशन लाना चाहते हैं वो। और जिस तरह से वो ये नकुला एक है और उसकी दूसरी तरफ उनकी जो है चुम्बी वैली जो जैसे कि पूरी जो अगर आपने मैप देखा होगा तो जैसे ये तिब्बत है और ये एक पोर्शन है, एक थंब एरिया जहां पे सिक्किम यहाँ पर है, और ये एरिया जो है चुम्बी वैली है, और यहाँ इसके नीचे जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है हमारे लिए। तो यहाँ पे जो भी वो मूवमेंट्स कर रहे हैं चाइना, वो काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं हम, सिर्फ इसलिए कि काफी वल्नरेबिलिटीज है हमारे और उनके भी,
जैसे कि चुम्बी वैली उनके लिए एक वल्नरेबिलिटी है, नकुला हमारे लिए एक वल्नरेबिलिटी खड़ी कर सकते हैं वो आगे चल के। एक ऑफेंसिव पुश कर सकते हैं वहां से, और ये सारे जो ये एक तरह से वो बैटलफील्ड शेप कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, कि अगर आगे चल के अगर हमको कोई ऑफेंसिव लॉन्च करना हो तो कहाँ पे लॉन्च करेंगे, अगर इंडिया के प्लान्स को हमें ब्लॉक करना है तो कहाँ पे ब्लॉक करना है। तो ये नकुला जो है इसलिए एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, और हमने भी ये जान लिया है क्योंकि काफी साल से वहां पे एक जगह है मुगुतांग नाम का जो है, वहां पे उन्होंने एक ब्रिगेड, हमने इंडियन आर्मी ने एक ब्रिगेड पोजीशन किया है कि एक डिफेंसिव फॉर्मेशन जो है वहां पे ब्लॉक करने के लिए। तो यही है नकुला की इम्पोर्टेंस, और ये क्लैश इसी इसका एक एविडेंस है कि वो थोड़ा फोकस हटाना चाहते हैं लद्दाख से, थोड़े ईस्ट की तरफ हमारी अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, और ये इसको एक प्रोबिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जो बिल्कुल लगातार वो प्रोब करते जा रहे सारे वल्नरेबिलिटीज पे, एक जिसको चाइनीज एक्यूप्रेशर जिसको कहते हैं, ये इसी बात का एक एग्जाम्पल है। संदीप, हमने देखा मतलब ये जो जानकारी अभी तक के प्रेस के पास है उसमें ये कहा गया कि एक स्कफल वहां पे छोटी होती है जब एक चाइनीज पेट्रोल आता है, यहाँ से उनको रोका जाता है, उसके बाद दोनों साइड्स रीइंफोर्स करती हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। अब मैं इसी चीज को उस तरह देखना चाहता हूं कि ये वही जगह है जहां पे 9th ऑफ मई को कुछ होता है और 20th जैन की अभी की हम बात करें, इसके बीच में गलवान वाला एपिसोड है, जिसके बाद हम कहते हैं कि नहीं, अब जो पेट्रोलिंग का जो पुराना रूल बुक था वो हमने छोड़ दिया है, अब नए हिसाब से पेट्रोलिंग होगी और नए हिसाब से एंगेजमेंट भी होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि इस कफल में किसी की जान नहीं गई है, किसी को घातक चोट भी नहीं लगी है जहां तक हमें बताया गया है। तो क्या वजह रही होगी कि इसे मतलब काफी हश-हश तरीके से डील किया गया? 5 दिन बाद भारत में भी जाकर के ये चीज लीक हो पाई, जबकि ये बात लद्दाख की नहीं थी, सिक्किम में हुआ था। तो अभी भी सरकार क्या उसी माइंडसेट में है जो हमने पिछली बार अरुणाचल में जब गांव बना था सुबनसिरी में, तब हमने देखा कि सरकार ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहती है आपके जो ईस्टर्न फ्रंट्स में जो भी कुछ हो रहा है? क्या ये वही थॉट प्रोसेस वहीं पे भी, वहां पे भी लग रहा है? पेट्रोल और जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, दोनों पे हम टिप्पणी चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, मेरा ये मानना है कि वो डाउन प्ले करना चाहते हैं ये सारे जो इंसिडेंट्स। एक तो वो जो इंसिडेंट हमने रिपोर्ट किया, शिव ने रिपोर्ट किया था इंडिया टुडे टीवी में, और 25 को रिपोर्ट किया था ये, और ठीक उसी वक्त रिपब्लिक डे परेड के एक दिन पहले, तो सरकार ने शायद इसी वजह से उसको डाउन प्ले किया। और मुझे लगता है कि आगे चल के भी जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो डिस्प्यूट्स हैं वो थोड़ा डाउन प्ले करना चाहेंगे, क्योंकि पूरी फोकस जो है अब तक जो वेस्टर्न सेक्टर पे है, लद्दाख पे है, वहां पे वो डिसएंगेज करना चाहते हैं। 10वीं राउंड टॉक्स हुए हैं, वो कहते हैं कि डिसएंगेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। संदीप, ये भी कहा जा रहा था कि भारत ने काफी प्रोफेशनल रहने की कोशिश की है इन सारे इंकर्जन्स में। 2 बार ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म में चाइनीज फौजी इस तरफ आते हैं, पीएलए के फौजी आते हैं, और उनको लौटाया भी जाता है एक छोटी फॉर्मल डिब्रीफिंग के बाद में। तो ये कहा जा रहा था कि इससे थोड़ा एक चाइनीज गुडविल आप शायद आप अर्न कर पाओ। लेकिन अभी पिछले दिनों ये भी देखा गया कि अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या वो जो उनके डेप्थ वाले एरियाज है वहां से वो ट्रूप्स हटा रहे हैं या फिर वो उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास में। कुछ कहीं से ये खबर आती है कि यहाँ से ट्रूप्स थोड़ा सा पीछे हटे हैं ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस वाले, कुछ जगह ये भी आता है कि अब वो उनको और हार्डन करते जा रहे हैं अपने पोजीशंस को। तो कहाँ मतलब बात आकर के फंस जा रही, और आप फिर एक के बाद एक टॉक्स भी देख रहे हैं। अभी 16 घंटे का 9वां राउंड था, अभी 10वें राउंड की भी बात हो रही है, उसके लिए भी कमिट किया गया है 9th राउंड में ही। निखिल, मुझे नहीं लगता है वो जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो थिन आउट करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने वादा निभाया नहीं है। वो जैसे हैं वैसे ही रहे हैं, और इनफैक्ट वो ट्रूप्स रोटेट कर रहे हैं। अच्छा। वही तो हमने जैसे कि आप जानते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड, इतने हाई ऑल्टीट्यूड में लंबे टाइम तक आप डिप्लॉय नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वो ट्रूप्स को हर तीसरे या चौथे महीने वो उनको रोटेट कर रहे हैं। और जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, ठीक उसी तरह वो अपने ट्रूप्स को एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि कैसे कॉम्बैट कंडीशंस में रहना है। ये आज तक उन्होंने इस तरह से डिप्लॉयमेंट नहीं किया जिस तरह से हम करते आ रहे हैं काफी सालों से। अब कारगिल के बाद जब वो फ्रंट एक तरह से एक्सपैंड हो गया, हमारे एलओसी फ्रंट,
पूरे अब विंटर से भी डिप्लॉयमेंट लगातार चलती रहती है कारगिल सेक्टर में, और द्रास बतालिक वगैरह ये सब। तो वो उस तरह का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था। अब ये एक तरह से मैं कैसे इसको समझाऊं निखिल, ये चाइना जो मिलिटरीली अपने आप को अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रही है, और एक तरह से एक बैटल इनोकुलेशन दे रही है। जैसे आप देखोगे अगर उनकी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों को वो फॉरवर्ड डिप्लॉय कर रहे हैं, उनके बॉम्बर्स जो है लगातार जापानीज एयर स्पेस इंक्लूड कर रहे हैं, ताइवान में जाते हैं, तो एक्टिविटी हमेशा बनी रहती है उनकी। उनके शिप्स हमेशा आगे चल के इंडियन ओशन में डिप्लॉय है, सबमरीन्स आगे चलते रहते हैं। आर्मी को वो बैटल हार्डन करना चाहते हैं। ये पूरी जो है एक प्लान के तहत हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक छोटे इलाके की डिस्प्यूट की वजह से। ये एक लार्जर प्लान है शी जिनपिंग का, जो है कि वो एक चाइना को एक मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग नेशन बताना चाहते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में हो। तो अगर उनकी ये एंड स्टेट है, तो उसको आप कैसे प्रूव करोगे, कैसे साबित करोगे? इस तरह से आप डिस्प्यूट्स को रीइंफोर्स करोगे, तो लोगों को पता लगे अरे चाइनीज आर्मी यहाँ पे है, अरे चाइनीज नेवी वहां डिप्लॉय हो गई, चाइनीज एयरफोर्स यहाँ पे। तो एक तरह से ओवरऑल प्लान उनका जो है एक फॉरवर्ड पोस्चर्ड मिलिट्री प्लानिंग का है। और हमें धीरे धीरे ऐसे पता चलने आ रहा है, क्योंकि हमें हमें पहले जब ये इंट्रूजन हुए थे पिछले साल, सब सब एक लद्दाख पे फोकस थे, या किसी एक रोड की वजह से हुआ, या फिर एक बेस की वजह से हुआ, या लद्दाख को डिक्लेयर करने की वजह से एक यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए हुआ। लेकिन ओवरऑल हमने ये प्लान नहीं देखा कि कैसे शी जिनपिंग मतलब अपने पूरे जो चाइनीज मिलिट्री की जो फॉरवर्ड पोस्चर बनाए रखने की एक जो प्लान थी उनकी, उन्होंने थोड़ा फॉरवर्ड लाया। 2020 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और ये सारा जो है इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड, ये आइसोलेटेड में नहीं देखना चाहिए। उनके पूरे फ्रंट में जहां पे भी विवादित स्थल है, वो वहां पे वो डिप्लॉय कर रहे हैं अपने फोर्सेस। संदीप, हमने अभी देखा जैसे 99 के बाद ये हुआ कि आप एलसी में अब आप मतलब एक पेरेनियल डिप्लॉयमेंट का कि वहां से फिर कल्पना शुरू हुई कि आप पूरे टाइम वहां डिप्लॉयड रहोगे, और वो काफी अग्रेसिव डिप्लॉयमेंट है। इन केस अगर कुछ भी होता है तो वो तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। अब वही डिप्लॉयमेंट अब मिरर उन्होंने किया है ईस्ट, आपके जो एलएसी का जो वेस्टर्न सेक्टर है लद्दाख में। क्या उस तरह के डिप्लॉयमेंट्स ईस्टर्न सेक्टर में भी संभव है? मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि जो हमारे ईस्ट में डिप्लॉयमेंट्स है ज्यादातर डेप्थ में है, और अब हम उस मानसिकता से निकल रहे हैं 1962 वाली, लेकिन अब बहुत सारा सफर अभी तय करना बाकी रहता है। क्या जिस तरह का कमिटमेंट हमने लद्दाख में दिखाया है, उस तरह की फोर्सेस हम कमिट कर पाएंगे ईस्टर्न थिएटर में, इफ इट कम्स टू दैट? बिल्कुल निखिल, अगर इफ इट कम्स टू दैट दे विल हैव टू डिप्लॉय, कोई और चारा नहीं है। लेकिन क्या हमें ये करना चाहिए, ये बहुत सोचने की बात है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक दो फ्रंट पे जो डिप्लॉयमेंट है, कि 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर फ्रंट पे आप डिप्लॉय लगातार करते जाओगे, पाकिस्तान में भी और चीन पे भी, आप कब तक ऐसे डिप्लॉयमेंट करते रहोगे? तो क्या ये उनकी प्लानिंग ये भी है कि आपको डिप्लॉय करके आपको एक तरह से टायर आउट कर दें, या थका दें आपको, अपनी सारी जो फोकस है बॉर्डर पे लगाए रखे, कि आप अपनी स्पेंडिंग को डाइवर्ट ना कर पाएंगे एयरफोर्स पे या नेवी पे? पूरी फोकस आपकी जो है लैंडवर्ड बॉर्डर्स पे ही होंगे, और इस तरह से आपकी वो एक तरह से एक मेंटल गेम खेल रहे हो आपके पास, आपके साथ। ये भी संभव है। मैंने ये काफी सवाल काफी आर्मी के सीनियर ऑफिसर से भी पूछ लिया। उनका मानना है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, हम जैसे थे वैसे, थोड़ा और अलर्ट हो गए हम इसे हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर ये लंबे टाइम तक ऐसा चलता रहा, तो आपकी मानसिकता पे क्या इफेक्ट होगी, साइकोलॉजिकली आपके साथ किस तरह के गेम खेल रहे होंगे ये फॉरवर्ड डिप्लॉयड मेंटालिटी को लेके। तो ये एक चिंता का विषय है, और हमें इस ट्रैप में कभी नहीं गिरना चाहिए। हो सकता है उन्होंने प्लान किया हो कि पूरे इंडियन आर्मी को वो कमिट करते रहेंगे, और कहीं और से वो एक दूसरा तीसरा फ्रंट खोल सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये हमें वी शुड नॉट फॉलो इनटू दिस ट्रैप ऑफ कीपिंग टू एक्टिव फ्रंट्स। हालांकि इंडियन आर्मी कहती है कि हम हमारी जो जंग की जो तैयारी है वो 2.5 फ्रंट की है। जो 2 फ्रंट है पाकिस्तान और चाइना, और जो हाफ फ्रंट है वो इंसर्जेंसी है। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की अब बहुत सख्त जरूरत है निखिल, क्योंकि जैसा आपने कहा कि
it's not sustainable in the long run. अब मैं एक ट्वीट में देख रहा था प्रवीण सानी का। उन्होंने ये कहा है कि ये 3 घटनाओं की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का एक स्टेटमेंट आता है, उसके बाद गलवान हो जाता है, फिर आप मॉस्को के साथ में एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर आप कैलाश में डिप्लॉय करते हो, जो कि आपकी तरफ से एक प्रीएम्प्टिव स्टेप है। उसके बाद अब 28 जैन को ये नाकुला हो जाता है। तो वो ये इन 3 एपिसोड्स को लेकर के वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की डिसएंगेजमेंट की, मतलब जब भी बात बनने की ओर जाती है तब भी कुछ हो जाता है। क्या इस तरह से देखना ये ठीक होगा कि हम किसी भी फौरी राहत से हम बहुत दूर हो गए हैं अभी ये 20 जैन की वजह से, या फिर जो लद्दाख में चल रहा था वो अपने ट्रैक पे चलता रहेगा? मुझे लगता है निखिल, वो जो लद्दाख वाला जो चलता है वो चलता ही रहेगा। डिप्लॉयमेंट ऐसा लंबा करते रहे और वो पीछे हटने वाले नहीं है। हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और आर्मी चीफ ने भी ये कहा कि हमारे, जब हमने पूछा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कब तक आप डिप्लॉय रहोगे ऐसे? जब तक जरूरत पड़ेगी हम डिप्लॉय करते रहेंगे। तो ऐसे कोई बात नहीं है। सेना तो कभी नहीं कहेगी कि हम पीछे हट जाएंगे या ऐसे। तो उनको तो आगे डिप्लॉय करना चाहता है। मेरा सिर्फ यही सवाल है कि शायद वो आप चाहते हैं कि आप ऐसे फॉरवर्ड डिप्लॉय रहे, कि आपको वो जो चाइनीज एक्यूप्रेशर है वो करते रहे अलग अलग फ्रंट्स पे। क्योंकि हमारे और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ये डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो प्लेटो पे बैठे हैं, एकदम लेवल एरिया पे है, कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन हमारी जो तकलीफ तो आप जानते ही हैं, आप माउंटेनस एरिया पे है। हमारी जो डिप्लॉयमेंट्स है, काफी हमारी सड़कें उतनी अच्छी तरह से नहीं बनी। हालांकि अब बहुत बेहतर है, 10 साल से लगातार वो बनाते जा रहे हैं। लेकिन हम प्लेटो पे नहीं है, माउंटेनस एरिया पे है, और इसीलिए हम थोड़े डिसएडवांटेज पे हैं। तो वो हो सकता है आपको इस तरह से टायर आउट कर रहे हैं, अगले अलग अलग फ्रंट्स पे आपको टेस्ट करते जाएंगे। और हमको बिल्कुल एक इससे दूर रहना चाहिए। और दूसरे ऑप्शंस की सख्त जरूरत है हमें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, चाहे वो ड्रोन्स हो या इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो, कि आप पूरे बॉर्डर को अगर आप सर्वेलेंस पे लगा सकते हो, एक डे एंड नाइट 24/7 सर्वेलेंस, और फिर क्विक रिएक्शन टीम्स आप पोजीशन करोगे। ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक सोल्यूशन है, मैं जानता हूं, लेकिन इस तरह से सोच शायद सेना में शुरू हो गई है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस करके पूरे बॉर्डर को 24/7 निगरानी में रखनी चाहिए। और फिर जहां अगर कोई हमें लगे कि यहाँ कहीं इंट्रूजन हो रहा है, तब हम जाके वहां पे इंटरफेयर कर सकते हैं या उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, पेट्रोल्स को। या ये नहीं कि आप मतलब एक ट्रेंच हर 100 मीटर पे एक ट्रेंच बना के फौज को फॉरवर्ड डिप्लॉय करोगे, तो ये तो इट इज अनसस्टेनेबल। तो इसलिए इस जो बातें कह रहे हैं हम टेक्नोलॉजी के, काफी सालों से हम कह रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब तो इट इज नाउ एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट दे यूज टेक्नोलॉजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ना कि हम 1 लाख ट्रूप्स वहां भेज दें या 2 लाख ट्रूप्स भेज दें। क्योंकि शायद वो यही चाहते होंगे कि हम पूरी इंडियन आर्मी को वहां पे फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दें और बिल्कुल उनको थका दें। ठीक है, मतलब ये बात लंबी खींचने वाली है। और लंबी बात को यहाँ विराम देने के बाद संदीप, हम चाहते हैं नॉर्थ से थोड़ा साउथ जाना है, हमें त्रिची जाना है, और आपका फेवरेट टॉपिक है राइफल्स। त्रिची असॉल्ट राइफल का एक छोटा बच्चा आया है, TAR-3, त्रिची असॉल्ट राइफल 3 उन्होंने उसको नाम दिया है। इससे पहले बहुत सारे दर्शक हैं जो ये नहीं जानते होंगे कि त्रिची में भी राइफल्स बनती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक वहाँ पे प्लांट है, वो एक अपना एक बेसिक R&D यूनिट भी उनके पास है। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि त्रिची में किस किस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है, और फिर TAR-3 पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे। निखिल, त्रिची जो है एक स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री है, लेकिन वहां पे 2 तरह के वेपन्स बनते हैं। एक तो जो सारे जो स्मॉल आर्म्स हैं 7.62, 5.56, हालांकि वो बंद हो चुका है अब, इंसास का लाइन जो है, तो 7.62 राइफल बनाते हैं। और फिर एक बहुत ही यूनिक इंडियन AK-47 उन्होंने बनाने शुरू किया पिछले 4-5 साल से, जिसको त्रिची असॉल्ट राइफल कहते हैं, जो एक बल्गेरियन राइफल की कॉपी है। और वो बिल्कुल कोई शर्म नहीं है इस बात में, क्योंकि ये इसमें कोई लाइसेंस्ड ये वेरिएंट नहीं है। AK-47 डिजाइन पे कोई कॉपीराइट नहीं है। वो पूरी दुनिया ने कॉपी किया है, वो पूरी दुनिया ने कॉपी करके 50-60 दुनिया भर के देश उसको बना रहे हैं। तो ठीक ये काम जो आज वो कर रहे हैं, शायद हमें 30 या 40 साल पहले करना चाहिए था। तो
वो रही बात स्मॉल आर्म्स की, और दूसरे तरह की बहुत सारे वेपन्स, हेवी वेपन्स भी बनाते हैं वो वहां पे। 12.7 mm एंटी मटेरियल राइफल, एयरक्राफ्ट कैनन्स जो हमारे मिग फाइटर्स में, सुखोई में फिट होते, गाशा जो 23 mm कैनन, 30 mm कैनन, तो उस तरह के सारे जो हेवी वेपन्स हैं, कैनन टाइप के जो वेपन्स है वहां पे त्रिची में बनते हैं। एंटी मटेरियल राइफल तो एक स्पेशलाइज्ड, एक तरह से एक स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री है। और 2017 से वो बनाते आ रहे हैं ये ट्रिची असॉल्ट राइफल। और अभी पिछले एक साल के अंदर उन्होंने एक उसकी एक कॉम्पैक्ट वर्जन, जिसको वो टार 3 कहते हैं, बेबी कलाशनिकोव, एक बेबी टार राइफल, वो उन्होंने प्रोटोटाइप निकाले हैं, 10-12 राइफल, और वो काफी संतुष्ट है उस प्रोटोटाइप से। उसके काफी सारे ट्रायल्स हुए हैं, आर्मी भी उसको ट्राई कर रही है। बहुत 2-3 हजार राउंड्स उन्होंने फायर किए मिनिमम स्टॉपेजेस से। और वो एक यूनिक सा एक इनोवेशन है, जो अगेन मैं इसको क्वालिफाई करना चाहता हूँ निखिल, ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आप 2021 में हैं हम, ये 1960s और 70s की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कि आपने सोचा भी नहीं था कि आप, हो सकता है देश में ही आप AK-47 डिजाइन को लेके आप रिवर्स इंजीनियर करके उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी डिजाइन पे आप मास्टरी पा सकते हैं और उसके अलग अलग वेरिएंट्स निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया ये इनोवेशन किया। संदीप, आपने एक टर्म इस्तेमाल किया था एंटी मटेरियल राइफल। मैं चाहता हूं दर्शकों को आप बताएं कि ये एंटी मटेरियल वेपन्स क्या होते हैं। एंटी मटेरियल वेपन निखिल एक तरह की एक स्पेशलाइज्ड राइफल है, जो 12.7 mm कार्ट्रिज, दो तीन टाइप के बुलेट्स फायर करती है। 12.7 एक है, दूसरा जो है एक 14.5 mm राउंड है, और तीसरा है 20 mm राउंड है, जो एक तरह की एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड राइफल है, बोल्ट एक्शन राइफल, जो एक राउंड को एक उसका राउंड होता है इतना, लगभग एक दूध के बोतल के जितना होता है एक राउंड, वो 20 mm राउंड का है। और उसको यूज करते हैं लाइट स्किन व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बंकर्स, मैंने उसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखा है कि काफी इफेक्टिवली उसको यूज करते हैं पाकिस्तानी बंकर्स को टारगेट करने के लिए। एक तरह से एक बोफोर्स कैनन के तौर पे उसको यूज करता है, इन्फेंट्री की बोफोर्स कैनन है ये, क्योंकि एक बहुत ही एक हेवी राउंड फायर करती है, जो मतलब लाइट आर्मर और फोर्टिफिकेशंस को पेनिट्रेट करती है। तो वो काफी साल से वो बना रहे थे वहां पे, लेकिन 2005 के बाद, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन कंपनी जो थी वहाँ, डेनेल, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया। और डेनेल से हमारी जो एंटी मटेरियल राइफल्स हमने खरीदे कारगिल युद्ध के बाद, तो वो वहां पे ट्रिची पे बना रहे थे। वो NTW था शायद वो ओरिजिनल नाम, लेकिन उसको विध्वंसक नाम दिया था ट्रिची इसमें। और कुछ नंबर्स में उसको सप्लाई किए BSF और इंडियन आर्मी को, ये एंटी मटेरियल राइफल। और अब वहां पे R&D में बताया गया कि वहां पे एक नए एंटी मटेरियल राइफल की वो इनोवेशन सोच रहे हैं, लाइट वेट एंटी मटेरियल राइफल, जो अभी के जो है 20-25 किलो के, बहुत ही वजनदार है। आप काफी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। तो उसकी एक लाइट वेट वर्जन, जो एक मैन पोर्टेबल वेरिएंट है, उसकी वो डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं। संदीप, बेबी टार तो आ गया, मतलब नाम बड़ा स्वीट है, लेकिन हम हथियार की बात कर रहे हैं। बट आर देयर एनी टेकर्स? हम भारत में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, आर्म फोर्सेस में तो जरूरत है, जहां क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की सिचुएशन बनती है। तो क्या मतलब इस तरह की कोई बात चल रही है कि जो टार 3 है उसको इन सर्विसेज को मार्केट किया जाए, स्पेशल सर्विसेज वगैरह जो अर्बन वारफेयर में स्पेशलाइज करती हैं हमारे यहाँ पे? तो क्या उस तरह की कोई बात चल रही है, और ये कितना संभव है? क्योंकि अभी तक के हमने किसी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर को कोई बड़ा राइफल का ऑर्डर उठाते हुए देखा नहीं है, मतलब बहुत टाइम से हुआ नहीं है ये। बिल्कुल निखिल, उनका ट्रिची के डेवलपर्स का ये मानना है कि इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होगी आगे चल के। और ये इसकी एक दूसरी खास बात जो है, उन्होंने कंप्लीटली इन हाउस उसको डेवलप किया, बिना किसी GSQR के, या नॉर्मली जो स्टार्ट पॉइंट है डेवलपमेंट, वेपन्स डेवलपमेंट के, कि इंडियन आर्मी एक जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स इशू करती है कि हमें इस
कॉन्फ़िगरेशन में एक वेपन चाहिए जो इसकी ये कैलिबर होगी और इतने रेंज पे मारेगी वगैरह, और वो GSQR को लेके फिर डिजाइन शुरू करते हैं। लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली उन्होंने शुरू कर दिया कि एक कॉम्पैक्ट वर्जन बनाते हैं इसकी, AK-47 की कॉम्पैक्ट वर्जन बना के देखते हैं फिर इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उनका मानना है कि स्पेशल फोर्सेस, जैसे आपने कहा कि क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए स्पेशल फोर्सेस, कमांडोज या रूम इंटरवेंशन, ये या फिर सेकेंड लाइन जो रिक्वायरमेंट्स है जिसको कॉम्पैक्ट स्पेसेस में जाते हैं, टैंक क्रूज जैसे हो, या फिर एयरक्राफ्ट के अंदर ये पायलट्स और एयरक्राफ्ट क्रू कैरी कर सकते हैं अपने पर्सन पे। ये सोवियत यूनियन जब उन्होंने इन्वेंट किया था इस छोटे वेपन को, AK-74, तो वो एक्चुअली लार्ज क्वांटिटी में एयरक्राफ्ट क्रूज को उन्होंने इश्यू किया था कि अगर वो क्रैश हो गए या उनको सर्वाइवल करना था या फायर फाइट में वो ये कर बच के निकलना था, तो इस तरह के कॉम्पैक्ट असॉल्ट राइफल वो कैरी कर सकते थे। तो उस तरह की वो रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं। देखना पड़ेगा कि अगर आर्मी क्या कहती है, क्योंकि आर्मी जो है इट इज लाइक दी मेजर जो बायर, सबसे बड़ी जो बायर है वो डिसाइड करती है वर्चुअली द फेट ऑफ वेपन डिजाइन। तो अगर आर्मी को पसंद आता है तो वो खरीद सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आर्मी को ऐसे प्रोडक्ट्स को, इनोवेशंस को प्रमोट करना चाहिए। ये आर्मी जो, इट इज नॉट ओनली अ यूजर, इट इज द इंडियन आर्मी जो दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। और जब इंडियन आर्मी चाहेगी तो मतलब लोगों के और डिजाइन्स की किस्मत बना सकती है। मैं नहीं कहता हूं कि आप 7 लाख ले लो या 8 लाख ले लो, छोटे अगर आप कुछ इनोवेशंस आ गए, छोटे नंबर्स पे आप ऑर्डर कर दीजिए, 1000, 2000, 5000। इससे क्या होगा, ये डिजाइन इंडिजिनस है, इंडिजिनस डिजाइन्स को और प्रोत्साहन मिलेगा, लोग और डिजाइन करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। ये यूजर और डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर, हमेशा हम जो बात करते हैं, हम 3 ट्रैक, अलग अलग ट्रैक्स पे चलते हैं। यूजर कुछ और चाहता है, मैन्युफैक्चरर कुछ और बना रहा है और डिजाइनर कुछ और तीसरा कर रहा है। अगर तीनों एक साथ मिलके काम करे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। और ये शायद हमारी जो पूरी जो स्मॉल आर्म्स की जो दुर्दशा हुई है पिछले कुछ सालों से, ठीक इसी वजह से कि तीनों लोग जो हैं अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे हैं। और मुझे लगता है क्योंकि इंडियन आर्मी यूजर है, बहुत एक रिक्वायरमेंट है कि यूजर को ड्राइव करना चाहिए सारे रिक्वायरमेंट्स, और उनको डेवलप करना चाहिए। आर्मी डिजाइन ब्यूरो जो अभी शुरू किया हाल ही में, 2-3 साल हुए उसको, उस तरह के इस तरह के इनोवेशंस उनको पिकअप करके एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि लार्जर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन आर्मी की, देश को सुरक्षित रखना तो है ही, लेकिन इंडिजिनस इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना उनका एक सेकंड या थर्ड टायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और इस तरह से उनको इंडिजिनस डिजाइन्स पिकअप करके एनकरेज करना चाहिए। ठीक। आप संदीप, एक मतलब एक पासिंग में एक चीज अब आप कह रहे थे तो मुझे एक बार दिमाग में आ गया, जब आपने आर्मी डिजाइन ब्यूरो की बात की, हमारे पास में कई डिविजन्स इंडियन आर्मी की ऐसी होती हैं जो एक्टिव कॉम्बैट देखती रहती हैं, काउंटर इंसर्जेंसी हो सकता है या अगर वो LC पे डिप्लॉयड हैं। तो हमारे पास ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे ट्रूप्स की कोई कमी नहीं है जिनके पास में एक्सपीरियंस है, जो यूजर फीडबैक दे सकते हैं बिल्कुल एक असली वॉर लाइक सिचुएशन में, जिस तरह आपका हथियार या कोई भी इक्विपमेंट बिहेव करता है। क्या ये फीडबैक वापस त्रिची या बाकी OFBs को जा रहा है, और आर्मी डिजाइन ब्यूरो की इसमें क्या भूमिका है? आपको सच बताता हूं, बहुत ही एक कड़वा सच है, कोई फीडबैक नहीं आता है। सब अलग अलग अपने साइलोज में बैठे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एक साइलो में है, आर्मी दूसरे साइलो में है, और DRDO ARD तीसरे साइलो में। जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस इंडियन आर्मी के पास है काउंटर इंसर्जेंसी में, शायद किसी और देश को है नहीं। जो हम 30, 40, 50 साल से इंसर्जेंसी में लड़ रहे हैं, क्या हमने इस डेटा को कलेक्ट किया है? नहीं। क्या हमने उससे सीखा है कुछ नया? आंसर नो। क्या राइफल फैक्ट्री को पता है कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट्स है? नहीं। क्या राइफल फैक्ट्री, हमारे जो 2-3 राइफल फैक्ट्रीज है, क्या उनके यूजर्स, डिजाइनर्स
ट्रूप्स के साथ जाके बैठते हैं, नहीं। क्या जो इंडियन आर्मी इंपोर्ट कर रही है राइफल्स, नए जो सिग 716 की आप बात कर रहे हैं, या फिर टावोर, ये सब काफी सालों से, क्या वो डिजाइनर के पास लाके देते हैं कि देखिए भाई हमने इंपोर्ट किया है राइफल, क्या आप अपने इंडिजिनस राइफल को इससे बेहतर बना सकते हैं या इसके कंपैरिजन में ला सकते हो? ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आते इनके पास, ये सब साइलोज में काम कर रहे हैं। आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है जो बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से उन्होंने ये शुरू कर दिया है कि कैसे टैक्टिकल यूजेस जो आर्मी के हैं, या जैसे कि बूट्स हो, बुलेट प्रूफ जैकेट हो, या हेलमेट्स हो, इस तरह के जो रिक्वायरमेंट्स है, या फिर स्मॉल आर्म्स क्यों ना हो, इंडियन आर्मी कैसे इन हाउस उसको डेवलप करेगी। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आर्मी इज नॉट एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। आर्मी एक डिजाइन ब्यूरो है, कुछ हद तक वो डेवलप करेगी, लेकिन मेजर जो चंक है आपने जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया कैपेसिटी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, आप उसको वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक एक एसेट्स है। You may have issues with the way they are handled, managed and all that, but at the end of the day they are strategic assets and they must be used. इसलिए मैं कहता हूँ कि you have to work closely. I mean, whether it is army and DRDO or army and ordnance factory, या army and private sector ही क्यों ना हो, everybody should work together. And ऐसे कुछ बहुत सारे projects उनको identify करना चाहिए कि जहाँ पे बहुत सारे capabilities already हैं इंडिया में, इंजन के हो या फिर असॉल्ट राइफल के हो, उन पे फोकस करके उनको जल्द से जल्द प्रोटोटाइप्स निकाल के डेवलप करना चाहिए। सिर्फ ये आत्मनिर्भर भारत क्या है, ये सब तो यही तो है। अगर आप अपने इंडिजिनस डिजाइन्स को पिकअप करके प्रमोट नहीं करोगे तो फिर आत्मनिर्भर भारत जो है फिर केवल एक स्लोगन ही रह जाएगा। नहीं, मतलब हम इसीलिए ये कह रहे हैं क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं, आपको डेजर्ट में टेस्ट करना है, आपको आपके पास में वो मतलब वो वाला एक टेरेन है, यूजर सब जगह पोस्टेड है, बिल्कुल। और ये बेबी टार का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है ये कि पहली बार आपने एक डिजाइन पे एक मास्टरी पा ली है एक स्मॉल आर्म पे, और अब वो आप डिजाइन के साथ खेल रहे हो कि आप अलग अलग उसके वेरिएंट्स निकाल रहे हैं, अलग बट स्टॉक्स निकाल रहे हैं, उसकी साइज आपने छोटे कर दी, आपने थोड़े इंप्रूवमेंट्स ला दिए उसमें, और ये जो है बिल्कुल पहले 12 राइफल्स हैं, आगे चलकर 100-200 उसमें आप इनोवेट करोगे। तो इस तरह से जो वेपन डेवलपमेंट की जो हमने पहले अभी तक कभी किया नहीं है। अब देख लीजिए इंसास की केस हम डिस्कस कर रहे थे पिछली बार। इंसास एक बहुत ही बढ़िया डिजाइन है, लेकिन आपने 20 साल में उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाया। जैसा था पहले 80s में जो आपने डिजाइन किया, 2010 का सेम राइफल प्रोड्यूस कर रहे हैं, बंद हो गए बिल्कुल, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। और जब फाइनली उसकी जो डिजाइन की एंड स्टेट पे आएगा तब आप जाके एक इंसास 1C डिजाइन करते हो, और तब तक आर्मी बंद करके कहीं और ढूंढ रही है राइफल के लिए, वो कैलिबर सब चेंज कर दिया। लेकिन ये एक बहुत ही एक चिंता का विषय है कि वो इस तरह से अभी दे हैव टू फोकस एंड आइडेंटिफाई एरियाज जहाँ पे हमारी कैपेबिलिटीज हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि एक ये जो 230 जो हम खरीद रहे हैं रशिया से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है इस तरह के राइफल्स डिजाइन करने के लिए। हमें किसी को इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, हमने खुद रिवर्स इंजीनियर करके बना दिया है, और आगे चल के इसके और मॉडिफिकेशन भी बना सकते हैं। तो आपको अगर स्मॉल आर्म्स पे खर्च करना हो पैसे इस 2021 में, तो आप सिर्फ उसी एरियाज में फोकस जहां पे आपको बिल्कुल कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि केस टेलीस्कोपिक एमिनिशन, एक पुराने एक रखवाले के एपिसोड में हम बात कर रहे थे उस पे, जो रेडिकल ब्रेक है करंट टेक्नोलॉजी से, उस तरह की अगर आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़े तब आप कोलैबोरेशंस की बात कीजिए, न कि आप 50 साल 60 साल पुरानी एक डिजाइन को लेके आप यहाँ पे बना रहे हो, एक आपने जॉइंट वेंचर शुरू कर दिया है और आप पैसा दे रहे हो उस फॉरेन कंट्री को, रशिया को आप पैसा दे रहे हो एक पुराने डिजाइन के लिए जिसके पास आपकी मतलब आप पूरी तरह से बना सकते हो उसमें। तो हमें एक्चुअली फोकस करना है।
जी और जब आप एयरफोर्स को बोल सकते हो कि आप 40,000 फीट पे जाओ एलसीए लेकर के, तो फिर आपको राइफल भी चलाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो यहाँ बन रही है। बिल्कुल रिस्क तो वहां भी जान का ही रिस्क है। बिल्कुल। चलिए संदीप, इसी बात के साथ अब हम बढ़ते हैं जो हमारे सवाल जवाब वाला सेक्शन है, दर्शकों के सवाल जो पूछते हैं आपके सारे एपिसोड्स देखने के बाद। मैं पहला सवाल लेना चाह रहा हूँ। पहला सवाल हमारे पास में राजेश दास का है। राजेश ने पूछा है कि, और आपको एड्रेस किया है उन्होंने अपने क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है कि CN-235 और A330 MTT कब आएंगे, इसके बारे में बहुत बात हो गई है। इनका दूसरा सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं कि क्या HAL अपना AN-32 जैसा मीडियम लिफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट प्लान कर रही है, और अगर ऐसा है तो उसकी प्रोग्रेस क्या है? ये एक बहुत ही एक सैड स्टोरी है निखिल, कहाँ शुरू करूंगा। एक प्रोजेक्ट थी ये बहुत साल पहले, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जो AN-32 रिप्लेसमेंट की जो बात कर रहे थे। वो एयरफोर्स ने उसको वो डेवलप कर रहे थे रशियंस के साथ, लेकिन उसका फिर यूक्रेन अलग हट गया और वो प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया। लेकिन अब देखना है कि ये जो नया एयरबस के साथ जो जल्द हमने सुनने में आया है कि जल्द ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, तो हो सकता है उसमें कोई ये काफी राहत मिलेगी। लेकिन ये इंडिजिनस जो डिजाइन है, फिर आप सेम वही बात कर रहे हो, एग्जिस्टिंग डिजाइन को आप लेके यहाँ पे लाइसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक एरिया है जहां पे हमने बिल्कुल वेंचर ही नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री बहुत ही नैरो फोकस है। हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हमने अब तक स्केल अप नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि वो जो टाटा प्रोजेक्ट है एयरबस के साथ, वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक अलग से पैरेलल एरोस्पेस इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने की प्राइवेट सेक्टर में, जो कि आज तक कभी हमने बनने नहीं दिया। हमने एक मोनोपोली क्रिएट किया है HAL, और उसी पे हम ऑर्डर्स लाते गए हैं। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपने एक दूसरे प्राइवेट सेक्टर को आने दिया है, और आगे चल के वो और भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। और हो सकता है ये हमारे जो सवाल करने वाले उन्होंने जो पूछा था, हो सकता है ये हम कर सकते हैं इंडिजिनसली। बहुत रिक्वायरमेंट तो बहुत इनॉर्मस है लेकिन जो एविएशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो मतलब अरबों डॉलर्स में है। कोई छोटे चेंज नहीं है। जो स्मॉल आर्म्स की आप बात कर रहे तो वो तो बहुत ही स्मॉल है, लेकिन एविएशन वो एरिया है जहां से आपकी जो आत्मनिर्भरता, इट हैज टू एब्सोल्युटली सक्सीड देयर। और अगर हमने अभी से शुरू नहीं किया प्लानिंग, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन संदीप, आपको नहीं लगता कि दिस टाटा एयरबस थिंग गोस थ्रू, तो फिर HAL को कोई नए प्रोग्राम के लिए कोई कमीशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो पहले ही नहीं है। मतलब इसमें भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस होगा। अगर ये जैसी बातें चल रही हैं कि एरो इंडिया या एरो इंडिया के बाद इस पे कोई डिसीजन हो, लेकिन वो शायद उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ में, क्योंकि पैसा है नहीं आपके पास में, तो क्या HAL को किसी इंडिजिनियस प्रोग्राम के लिए वो पैसा और कमिटमेंट और वो विल बचा पाएंगे, अगर वो पैसे देकर खरीदने को तैयार होते हैं तो? नए प्रोग्राम की बात कर रहे हो? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब जहां तक कि मेरा जानकारी है, वो उनमें अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है एक अलग से एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, क्योंकि आप अभी तक वो फुली एंगेज्ड है फाइटर लाइन पे। जो LCA बना रहे हैं, जो ऑर्डर आने वाला है अगले हफ्ते, पहले उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद फिर हो सकता है LCA मार्क 2 के भी काफी नंबर्स आएंगे। और फिर 2 और प्रोग्राम्स है इंडिजिनस, टेड BF और एमका तो काफी दूर है, 8-10 साल और लगेंगे। प्रोटोटाइप फ्लाइट बहुत दूर है। लेकिन इस डेकेड में, इस 2021 टू 2030 के अगर आप देखोगे तो 3 फाइटर प्रोग्राम्स मुझे दिखते हैं। और इट्स नॉट इम्पॉसिबल, दे कैन डू इट। एक अलग से अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लान है तो वो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक द फोकस राइट नाउ इज ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, जो मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर हो, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ऑल ऑफ दोस। बट आगे चल के यू हैव टू रियली थिंक ऑफ एवरीथिंग। ठीक बात है।
सप्तर्षि डीजी ये यूजर का नाम है। उन्होंने पूछा है, अगेन आपके लिए ही सवाल है, आपका नाम लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जैगुआर स्ट्राइक को जो एयरक्राफ्ट है हम उसको फेज आउट करने वाले हैं अगले 10 साल में, या उससे पहले ही कर देंगे अगर आपके पास स्ट्रेंथ आती है तो ये पूछ रहे हैं कि क्या हॉकाई ट्रेनर को डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन रोल के लिए उसकी कल्पना की जा सकती है उस तरह से? आपको क्या नहीं, मुझे नहीं लगता हॉक आए इसमें फिट हो गई। इट्स अ लाइट एयरक्राफ्ट, मतलब इट्स वेरी लिमिटेड यूटिलिटी। और जगुआर तो इज अ वेरी वेरी इट्स अ फ्रंट लाइन बॉम्बर, डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन थी। मुझे लगता है कि पॉसिबली LCA Mark II, जो तेजस Mark II की बात कर रहे हैं, दैट इज द एयरक्राफ्ट दैट कैन रियली सक्सीड जगुआर, और उनका प्लानिंग भी यही है। LCA Mark II, तेजस Mark II जो है, दैट इज सपोज टू रिप्लेस ये जनरेशन, ये 4.5 जनरेशन फाइटर कहते हैं, ऑलमोस्ट इन द क्लास ऑफ रफाल। तो वो रिप्लेस करेगी जैगुआर, MiG-29 और इसको तीसरा कौन सा है, जैगुआर, MiG-29 और मिराज 2000। मिराज 2000 नहीं, सुखोई इज अ डिफरेंट क्लास। सुखोई को एमका विल रिप्लेस सुखोई होपफुली। बट इस कैटेगरी में जो मीडियम वेट फाइटर की जो कैटेगरी है, वो तेजस Mark II रिलीज करेगी। ठीक है। शिवम शर्मा का सवाल है, मतलब वैसे शिवम, आप उत्तम ऐसा के प्रोग्राम के बारे में आप रखवाले के पिछले एपिसोड्स में भी बात काफी हुई, आप उसमें सुन सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है उसमें मुझे दिलचस्पी है। ये पूछ रहे हैं कि ऐसा रडार्स अवेलेबल हैं मार्केट में ऑफ द शेल्फ, उससे उत्तम ऐसा में क्या फर्क होने वाला है? क्या हम किसी एनहांस कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, या फिर एक ये फॉरेन प्रोडक्ट है जिसको हम इंडिजिनसली बना लेना चाहते हैं? नहीं, उत्तम इज एक्चुअली इट्स अ गुड सिस्टम ऑन पार विद द इजरायली सिस्टम, जहां तक कि हमें पता है उसकी कैपेबिलिटीज का। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये उत्तम की जो फिटमेंट है, लगभग LCA Mark IA नंबर 40, मतलब मिड पॉइंट से वो इंडक्ट करना शुरू करेंगे, 40th LCA Mark IA ऑनवर्ड्स, और अप टू 83, और अप टू 73, सॉरी, क्योंकि वो 10 जो है ट्रेनर्स हैं, दे वोंट हैव द फेज डायरेक्ट रडार। और उसके बाद उसको रेट्रोफिट करेंगे पुराने 40 एयरक्राफ्ट से। आपके बिल्कुल। तो फ्रॉम व्हाट वी नो, इट इज अ फेयरली केपेबल एयरक्राफ्ट। एल्टा 2032 के ये कैपेबिलिटीज मैच करती है। बट अगेन वही निकल, टिल द टाइम यू डोंट गेट योर ओन डिजाइन, आप उसको जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द टार, जब तक आप अपनी खुद की डिजाइन नहीं बनाओगे तो आप उस डिजाइन की नो वाई नहीं जान पाओगे, और उसके साथ आप अपग्रेड नहीं करोगे, आप उससे खेल नहीं सकते हो, जो होपफुली करेंगे ये उत्तम ईसा के साथ। संदीप, इसी सवाल से निकल आया है, मैं ज्यादा नहीं समय आपका और ज्यादा लेने वाला इस पे। मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने जैसे कहा कि पहले 40 to 73 आप जाओगे, उसके बाद फिर आप बाकी आपके जो LCAs हैं उसमें लगाएंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप रडार के बारे में भी बताइएगा, बाकी में भी, क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर आपकी तीनों प्रोडक्शन लाइंस LCA की फुल पेस पे काम करना शुरू कर दें और आपका R&D साथ साथ उस पेस पे चले, जिस तरह की बात हो रही है कि आपका 73rd एयरक्राफ्ट तो वो दूसरा ही कोई एयरक्राफ्ट होगा, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले डिलीवर्ड एयरक्राफ्ट और जो 1 to 40 जो जाते हैं उनमें प्रोडक्शन लाइन पे उनको वापस लेके और चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे? क्या वो मॉड्यूलर थिंकिंग है अभी ऑन द कार्ड्स, या फिर वो एक लीनियर उसमें ही चल रहे हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नो निखिल। आई मीन दिस इज समथिंग जो आडा का कहना है, जो व्हाटएवर वी हैव बीन टॉकिंग टू देम, उनका ये कहना है कि वी विल कीप इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स। ये नहीं कि हम एक डिजाइन को फ्रॉम 1 to 73 वो सेम एयरक्राफ्ट देंगे आपको। जो भी हम डिजाइन, जैसे कि 2 पैरेलल ट्रैक अब चल रहे हैं, Mark IA और Mark II। बहुत सारे Mark II के जो डेवलपमेंट्स है, दे विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग इट इनटू Mark IA। तो ये ऑलरेडी हो रहा है, दैट क्रॉस पॉलिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। तो इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि पहली बार जो हम इतने सारे प्रोग्राम्स एक साथ कर रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि द 73rd एयरक्राफ्ट विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट एयरक्राफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट Mark IA। जो भी Mark II के इंप्रूवमेंट्स है, जैसे मैं कह रहा था कि इट विल बी ब्रॉट इनटू द Mark IA एज वेल। और अगेन दैट डिजाइन इज योर ओन, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो, रेडार में मेनी थिंग्स कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू Mark IA।
इट इज कम्प्लीटली योर्स, आप ही का है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। डिजाइनर सब वहीं बैठे हैं बैंगलोर में, जस्ट अवे स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द असेंबली लाइन। तो कोई प्रॉब्लम, इट्स ऑल इन हाउस, ऑल इंडिजिनस। और नहीं, मैं आई एम पूछ रहा हूँ। रियली एक्साइटेड कि पहली बार हमने, आफ्टर सो मेनी इयर्स, ये एक एक तरह से इकोसिस्टम बनाने का एक चांस आया हमारे पास, जो पूरी एक फाइटर एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, कि प्रोडक्ट प्रोड्यूसर भी वहां पर है, असेंबली लाइन वहां पर है, डिजाइनर भी है, पायलट्स भी है, तो सब इट कैन रियली हेल्प यू डिजाइन, इनोवेट, डू मेनी मोर थिंग्स विद दैट। नहीं, मैं पूछ रहा था कि एयरफोर्स को जिन एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी हो गई है या होने वाली है इन नियर फ्यूचर, जैसा यूएस में होता है, वो लोग कई बार ये करते हैं कि वो लोग डिलीवर हुए एयरक्राफ्ट्स को वापस लाइन पे लेके जाते हैं और फिर उनमें चीजें ऐड करते हैं। क्या उस तरह की का भी कोई विचार है कि जो आपने पहले डिलीवर कर दिया है उसमें आप चीजें ऐड करो? आपने रडार तो बताया कि उत्तम ऐसा जब आता है जब उसका एक आप लाइन पे उसको प्रोड्यूस करना शुरू करोगे तो आप सबको दोगे। क्या बाकी चीजें के बारे में भी यही बात है कि क्या हम डिलीवर हो चुके तेजस को भी इंप्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं? that entirely depends on the Air Force, निखिल। अगर Air Force चाहती है कि we want something, जैसे मैं कह रहा, there आप डिजाइनर वहीं पे बैठे हैं, मैन्युफैक्चरर वहीं पे, आप you can go straight to them and say कि boss I want this thing, I think this innovation is something that you want, क्या आप फिट कर सकते हैं? एक नया मिसाइल आया है, सोचो अगर what is the Meteor जो आने वाला है रफाल पे, can you integrate the Meteor on the LCA? अगर आप कर सकते हो तो that will completely transform the whole thing. अब it's not possible, that's what हमें कहा जाता है, but surely you can work towards something like that. तो अलग weapon systems आप integrate कर सकते हो इस पे, this kind of things when you have your own design, तो काफी आसान है, ये आड़ा कमाना है। तो आई थिंक एयरफोर्स विल हैव टू पुश। आज तक जो है इतनी डिमांड्स नहीं कर रही थी एयरफोर्स ये तेजस पे, क्योंकि उनका फोकस काफी अलग था। दे वर फोकस्ड, हेवीली फोकस्ड ऑन द एमएमआरसीए। अभी चल के दे हैव रियलाइज्ड दैट तेजस इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट। और जिस तरह की बैकिंग मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में एयरफोर्स से, राइट फ्रॉम द टॉप, एयर चीफ हो या कमांडोज हो, जो एलसी एयर चीफ ने खुद फ्लाई किया था लास्ट ईयर तेजस को। इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग, कि इट्स अ मार्क ऑफ फेथ इन इंडिजिनस डिजाइन। चलिए, बढ़िया। एक आखिरी सवाल है छोटा सा, ये सुदीप लवानिया का है। इन्होंने पूछा है कि इन्होंने सुना है कई ऐसा रडार्स के बारे में कि वो 200 किलोमीटर तक के एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि जब आपके पास में एयर टू एयर जो फायरिंग कैपेबिलिटी है वो 100 या 110 तक के है, 160 तक के भी सुना हमने पिछले दिनों, तो आप एक 200 किलोमीटर का रडार रखने का आइडिया क्या है? मतलब ये सुनने थोड़ा ऑब्वियस हो सकती हैं चीजें, लेकिन क्या बियॉन्ड दी ऑब्वियस कोई चीजें हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं? क्या आप एक लॉन्ग रेंज रडार? हाँ, लॉन्ग रेंज तो यू हैव द एवैक्स। आपकी जो एवैक्स है, तो आइडियली दिस फाइटर्स विल नॉट ऑपरेट एज इंडिविजुअल यूनिट्स, ऑपरेट करेंगे, बट इट्स वेरी रेयर, क्योंकि इट विल बी अ होल, अगेन इट विल बी लाइक अ फाइटर इकोसिस्टम। जब वो उठता है, टैंकर्स भी होंगे, एवैक्स भी होंगे, तो यू विल गेट डेटा फ्रॉम अदर फाइटर्स, यू विल गेट डेटा फ्रॉम एवैक्स। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक ही फाइटर पे सब कुछ हेवीली ओवरलोड करो। उसके पावर रिक्वायरमेंट्स भी काफी हैं। रेडार्स आर वेरी वेरी पावर इंटेंसिव, तो दैट इज आल्सो वन लुकआउट। तो इसलिए आई थिंक वी शुड स्लोली मूव इनटू दिस थिंग। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फाइट करती है, कभी कभी हम उनको आउट मनूवर करते हैं डॉग फाइट्स में। ग्वालियर में हुआ था कुछ साल पहले, जो हमने MiG-21 को यूज किया था बड़े इनोवेटिवली बाइसन को। तो उनका ये कहना था कि देखिए, वी आर नॉट यूज सो मच टू डॉग फाइट्स, हम इतने डिपेंडेंट है एवैक्स पे। जो एवैक्स एक बार उठती है और फिर सारा जो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन है, इट गिव्स देम, सो दे हैव लर्न टू वर्क एज अ पैक में, जो इंटीग्रेट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का यही हिस्सा है। दे डोंट ऑपरेट एज सिंगल यूनिट्स जैसे हम करते हैं। तो आई थिंक वी हैव टू ग्रेजुएट टू दैट थिंग ऑफ नेटवर्क वॉरफेयर। ठीक है, ऑन दैट नोट रखवाले की इस किस्त को भी कंक्लूड किया जाए। शुक्रिया दर्शकों का जो सवाल भेजते हैं और हमको भी जानकारी मिल जाती है। जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर भी इस तरह के वेपन्स रखे जाते हैं, मैंने पहली बार सुना इतने डिटेल में। तो शुक्रिया दर्शकों का ऐसे सवाल पूछने के लिए। शुक्रिया संदीप आपका भी, आप वक्त देते हैं हमें।
और इसी के साथ रखवाले का ये एपिसोड होता है कंक्लूड। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। धन्यवाद।